हेलो एवरीवन, दिस इज़ तौसीफ हमीद एंड वेलकम टू लीगल फिनिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। जैसे आपको पता है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने कंप्लीट किया है जनरल कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो दो वीडियोस आप में से किसी ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस की लिंक है, आप वहाँ से जाके वो देख सकते हैं। तो पार्ट 3 में आज जो हम बात करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की। तो बिफोर गोइंग इनटू द मेन एम्बेट ऑफ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इन दोनों टर्म्स के बारे में दूंगा। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है, बोथ टर्म्स हैव बीन डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेक्शन 2 क्लास ए एंड सेक्शन 2 क्लास बी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस रेस्पेक्टिवली। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है ना, ये दोनों टर्म्स मोस्ट बेसिक एसेंशियल्स है कॉन्ट्रैक्ट के। वो बात की बात आती है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या इनवैलिड है या वॉइड है, बट एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये दोनों टर्म्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब ऑफर यहाँ पे जो है ना, क्या है क्या नहीं है, एक्सेप्टेंस क्या है क्या नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा दो पार्टीज होती है। एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी जो है वो एक्सेप्ट करती है ऑफर को। और यहाँ पे ये है कि जो पार्टी ऑफर करती है उसको हम ऑफरर कहते हैं, और जिस पार्टी को ऑफर किया जाता है, जब तक वो पार्टी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती है तब तक हम उस पार्टी को ऑफरी कहते हैं। OFFER ऑफरी कहते हैं। और वंस वो पार्टी जो है ऑफर को एक्सेप्ट कर देती है, देन हम उस पार्टी को एक्सेप्टर कहते हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है ना, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये बेसिक एसेंशियल्स है कॉन्ट्रैक्ट के। एंड ये जो ऑफर है या प्रपोजल है, पहले ये है कि ऑफर और प्रपोजल में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जहाँ पे हम ऑफर यूज़ करते हैं वहाँ पे हम प्रपोजल भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ जो इंग्लिश लॉ है वहाँ पे हम सिर्फ ऑफर टर्म को यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम प्रपोजल यूज़ नहीं करते हैं। बट डिफरेंस प्रपोजल और ऑफर में कुछ भी नहीं है, वो टर्म्स है और वन ऑफ द सेम एंड हैविंग द सेम मीनिंग। और जब ऑफर किया जाता है, जब ये ऑफर एक्सेप्ट होता है, देन ये फिर बन जाता है प्रॉमिस। और सेम ऑफर और एक्सेप्टेंस वहाँ पे जब कंसिडरेशन भी आ जाती है बीच में, फिर ये एग्रीमेंट बन जाता है। एग्जाम्पल मैं दूंगा जिससे आपको समझ आएगा कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस या ऑफरर और ऑफरी हम किसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए इंटेंड्स टू सेल हिज हाउस टू बी। ए ने ऑफर किया बी को कि मुझे अपना मकान जो है वो बेचना है। तो यहाँ पे जो ए है वो ऑफर करता है, वो ऑफरर बन जाता है। और जो बी है उसको जब ऑफर किया जाता है कि मुझे अपना मकान जो है फॉर एग्जाम्पल 30 लाख में बेचना है, तो जब तक बी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक हम उसको ऑफरी कहेंगे। वंस बी जब वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, देन हम उसको कहते हैं एक्सेप्टर। वो ऑफरी बन जाता है फिर एक्सेप्टर। और जब ये ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, ये फिर बन जाता है प्रॉमिस। अब बात करते हैं ऑफर की। मैंने आपको पहले ही कहा कि सेक्शन 2A जो है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो डिफाइन करता है ऑफर को। डिफिनेशन उसकी ये है कि व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other to such act or abstinence, he is said to make a proposal or offer। तो इसका मतलब ये है कि जब एक पर्सन जो है वो शो करता है एक पार्टी जो है वो शो करती है दूसरी पार्टी को उसकी चाहत, इच्छा टू डू एन द एक्ट और नॉट टू डू एन एक्ट, ये मद्देनजर रखते हुए टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, जिस पार्टी को वो अपनी विलिंगनेस शो करते हैं उस पार्टी की कंसेंट लेने के लिए फॉर डूइंग दैट एक्ट और नॉट टू डू दैट एक्ट, तब हम कहते हैं कि ये पर्सन ने जो है वो प्रपोजल किया है या ऑफर किया है। तो इसका मतलब ये है कि जब एक पर्सन जो है वो शो करता है एक पार्टी जो है वो शो करती है दूसरी पार्टी को उसकी चाहत, इच्छा टू डू एन द एक्ट और नॉट टू डू एन एक्ट, ये मद्देनजर रखते हुए टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, जिस पार्टी को वो अपनी विलिंगनेस शो करते हैं उस पार्टी की कंसेंट लेने के लिए फॉर डूइंग दैट एक्ट और नॉट टू डू दैट एक्ट, तब हम कहते हैं कि ये पर्सन ने जो है वो प्रपोजल किया है या ऑफर किया है। अब ये है कि
हर एक ऑफ़र मतलब कोई भी प्रपोजल या ऑफ़र जो है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक वैलिड ऑफ़र नहीं माना जाता है। देयर आर सर्टन कंडीशन और सर्टन इंग्रेडिएंट, सर्टन रिक्वायरमेंट्स, अगर वो फुलफिल हो रही है तब हम कहेंगे कि एक ऑफ़र जो है वो वैलिड ऑफ़र है। सो एन ऑफ़र इन ऑर्डर टू बी वैलिड देयर द सर्टन कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड, लाइक offer may be express or implied, it must create legal obligation, terms or must be certain and clearly defined, and it must be it may be specific or public. Invitation to offer is no offer, it must be communicated to the offeree. अब बात करते हैं ऑफर में बी एक्सप्रेस और एम्प्लाइड। ऑफर जो है वो हम एक्सप्रेसली भी, मतलब ये काइंड ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन है कि हम ऑफर जो है थ्रू एक्सप्रेसली भी शो कर सकते हैं या इम्प्लाइडली भी। अगर हम ऑफर जो है वो क्लियरली बाय वर्ड्स पुट ऑन कर रहे हैं, अपना ऑफर जो है वो दूसरी पार्टी को बाय क्लियरली बाय स्पोकन वर्ड्स और बाय रिटन वर्ड्स दे रहे हैं, तो वो वैलिड ऑफर जो है वो वैलिड है। अगर हम उसको थ्रू स्पोकन वर्ड्स जो है वो अपना ऑफर पुट ऑन कर रहे हैं तो फिर हम उसको ऑरल ऑफर कहेंगे। बट अगर वही ऑफर हम रिटन वर्ड्स में जो है वो पुट ऑन कर रहे हैं, देन हम उस ऑफर को रिटन ऑफर कह रहे हैं। बट दोनों ऑफर, चाहे हम स्पोकन वर्ड्स और बाय रिटन वर्ड्स जो है वो पुट ऑन कर रहे हैं, देन दैट ऑफर इज द वैलिड ऑफर। बट अगर जो है ऑफर इन केस कोई ऑफर जो पुट ऑन किया है किसी पार्टी ने, बट that party has not used any word, but the offer is derived from the conduct of the party or from the act of the party, तब हम उस ऑफर को implied ऑफर कहते हैं। whether it is an express offer or whether it is an implied offer, it is a valid offer। एक्सप्रेस में ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट इम्प्लाइड में ये थ्रू कंडक्ट हम जो दूसरी कंडीशन है फॉर ए वैलिड ऑफर वो है कि इट मस्ट क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशन। ये है कि एक ऑफर जो है ये तभी एनफोर्सेबल होगा अगर वहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन होगी। एक ऑफर अगर सोशल और खाली सोशल और मॉरल एक्ट के लिए होगा, फिर वो ऑफर जो है लीगल या वैलिड ऑफर नहीं है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फॉर एग्जांपल, ए ने इनवाइट किया बी को, जो उसका फ्रेंड है, फॉर लंच, लेकिन ये है कि ए उसको लंच जो है मतलब ही फेल्स टू अरेंज द सेम, तो यहाँ पे बी जो है वो ए को स्यू नहीं कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक मॉरल या डोमेस्टिक या सोशल एग्रीमेंट था या ऑफर था, बट यहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुई। सो अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन ऑर्डर टू बी अ वैलिड ऑफर देयर मस्ट बी अ लीगल ऑब्लिगेशन। एक लैंडमार्क केस ला है इसके लिए, बेलफा वर्सेस बेलफा। फैक्ट्स केस के ऐसे है कि जो डिफेंडेंट है वो इस केस में एक सिविल सर्वेंट होता है सेलोन में, और वो इंग्लैंड के लिए जाता है फॉर द पर्पस ऑफ वर्क। वो अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है कि जब तक वो बाहर रहेंगे वो उनको 30 पाउंड्स जो है वो हर महीने देंगे, लेकिन वो हर महीने उनको 30 पाउंड्स देने में नाकाम हो जाते हैं। और यहाँ पे जो प्लेंटिफ है, जो उनकी वाइफ होती है, वो स्यू करती है अगेंस्ट हर हस्बैंड। तो लेकिन जो डिसीजन इस केस में आया था, लॉर्ड एटकिन ने डिसमिस की थी ये सूट, और उन्होंने कहा था कि इट इज़ नॉट एक्शनेबल और मेंटेनेबल ऑन द ग्राउंड, बिकॉज यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुई है, इट इज़ जस्ट ए सोशल एग्रीमेंट। तो अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन ऑर्डर टू बी अ वैलिड ऑफर, एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये भी है कि वहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होनी चाहिए। सोशल और मेयर फॉर सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो है वो वैलिड ऑफर अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। थर्ड जो एसेंशियल कंडीशन इसमें है कि टर्म्स मस्ट बी क्लियर एंड डिफाइन। मतलब ये है कि जो भी हम टर्म्स एंड कंडीशंस अपने कॉन्ट्रैक्ट में रखते हैं वो क्लियर होने चाहिए, वो डिफाइंड होने चाहिए कि हमें क्या बेचना है, कौन सी चीज़ बेचनी है। ये नहीं है कि हमें वो मकान बेचना है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए कि कौन सा मकान बेचना है, और अमाउंट भी स्पेसिफिक होना चाहिए। सो जितनी भी टर्म्स जो है जिसमें कल को जो है मतलब एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए टर्म्स एंड कंडीशंस में, तो टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन होनी चाहिए क्लियरली। एक रेलिवेंट केस लॉ इसमें है कि जो प्लेंटिफ होता है इस इंस्टेंट केस में, वो ए मतलब प्लेंटिफ का नाम है यहाँ पे ए रखते हैं, कि वो प्रॉमिस करते हैं डिफेंडेंट बी को कि वो हाउस जो है वो लीज पे लेंगे फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years।
लेकिन एक शर्त पे, अगर वो इस मकान को रिपेयर करेंगे और जो ड्राइंग रूम्स है वो डेकोरेट करेंगे एज पर द प्रेजेंट स्टाइल। यहाँ पे ये कहा गया कि ये एनफोर्सेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन नहीं था क्लियरली कि डेकोरेट करना है तो कैसे करना है प्रेजेंट स्टाइल में, जो अगर करना भी है लेकिन किस तरीके से करना है, क्या चीज़ें उसमें रखनी है क्या नहीं रखनी है। तो यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स जो है वो क्लियरली डिफाइन नहीं की गई थी। एक स्पेसिफिकली बोला गया है, मतलब जनरली बोला गया था कि आपको ये ऐसे करना है, बट क्या क्या रखना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे रिपेयर करना है, वो चीज़ें नहीं बताई गई थी। तो उस इसलिए ये बोला गया कि इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल सिंस द टर्म्स आर टू अनसर्टन एंड आर नॉट क्लियरली डिफाइंड। अब जो फोर्थ पॉइंट इसमें है कि एन ऑफर में बी स्पेसिफिक और जनरल ऑफर, जिसको हम पब्लिक ऑफर भी कहते हैं। जब एक ऑफरर जो है वो ऑफर करता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को, तब हम कह सकते हैं कि ये ऑफर जो है वो स्पेसिफिक ऑफर है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है और किसी के लिए ऑफर नहीं है। और अगर ये ऑफर जो है जनरल पब्लिक को दिया गया या पूरी सोसाइटी को दिया गया है या पूरी कम्युनिटी को दिया गया है, तब हम कह सकते हैं कि ये पब्लिक ऑफर है या ये जनरल ऑफर है। स्पेसिफिक ऑफर जो है वो एक्सेप्ट खाली वही लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं जिन लोगों को ऑफर दिया जाता है। इट मे बी एन इंडिविजुअल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, बट वो स्पेसिफिकली होता है और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। लेकिन जनरल ऑफर में ये है कि वो ऑफर जो है इन जनरल किया जाता है और पूरी कम्युनिटी सोसाइटी में कोई भी पर्सन जो है वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। एक केस लॉ है इसमें, कार्ल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। तो इसमें यह है कि डिफेंडेंट जो होता है वो एडवर्टीज करता है, एक जो कंपनी होती है वो एडवर्टीज करती है कि हम 100 पाउंड्स जो है वो उस पर्सन को देंगे जो सफ़र करेगा इन्फ्लुएंजा से इवन आफ्टर यूजिंग द स्मोक बॉल मेडिसिन, जो ये कंपनी की तरफ से बनाया गया होता है। तो वो ये कहते हैं कि अगर कोई पर्सन ये मेडिसिन यूज़ करेगा फिर भी अगर उसको इन्फ्लुएंजा हुआ तो हम उसको 100 पाउंड्स देंगे एज कंपनसेशन। अब ये है कि फॉर द सेम पर्पज उन्होंने 1000 पाउंड्स जो है वो डिपॉजिट किए करते हैं किसमें, बैंक में। तो यहाँ पे प्लेंटिव जो है उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है इवन आफ्टर यूजिंग दैट मेडिसिन, तो वो स्यू करता है डिफेंडेंट को फॉर द रिवार्ड। एंड यहाँ पे ये कहा गया था कि इट कैन बी इट इज़ लाइबल एंड द सूट जो है वो मेंटेनेबल है, और यहाँ पे डिफेंडेंट लाइबल है क्योंकि यहाँ पे डिफेंडेंट ने एक पब्लिक ऑफर दिया था, जनरल ऑफर दिया था, और उस कम्युनिटी में जिसको भी वो इन्फ्लुएंजा हुआ इवन आफ्टर यूजिंग दैट वो इसको एक्सेप्ट कर सकता था। और सेम चीज़ यहाँ पे हुई, डिफेंडेंट प्लेंटिव जो है वो उसने सूट किया और वो सूट जो है मेंटेनेबल थी एंड डिफेंडेंट यहाँ पे लाइबल हुआ। एलिमेंट जो है वैलिड ऑफर का, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर इज नो ऑफर। इट मीन्स दैट इन्विटेशन टू ऑफर डिफर्स फ्रॉम द ऑफर। ऑफर में हम क्लियरली इंटेंट करते हैं कि हमें ये चीज़ बेचनी है, हमें ये चीज़ जो है वो सेल करनी है, अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो मैं इतने में बेच रहा हूँ ये चीज़, तो अगर उसको एक्सेप्ट करना है वो करता है, अगर नहीं करना होगा तो वो नहीं करता है। तो यहाँ पे हम क्लियरली मेंशन करते हैं कि क्या चीज़ हमें करनी है। बट इन्विटेशन टू ऑफर जो है ये कम्प्लीटली डिफरेंट होता है फ्रॉम द ऑफर। इट इज़ एन ऑफर टू रिसीव एन ऑफर। फॉर एग्जाम्पल प्राइस लिस्ट ऑफ गुड्स टू सेल, मतलब बाहर एक शॉपकीपर जो है वो बाहर जो है एक बोर्ड लगा देता है कि ये चीज़ मैं इतने में बेच रहा हूँ, ये चीज़ मैं इतने में बेच रहा हूँ। वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर कर रहा है कि अगर आपको ये चीज़ लेनी है तो ये मैं इतने, मतलब प्राइस लिस्ट वहाँ पे दे रहा है। तो अगर कोई बंदा जो है वो उस प्राइस लिस्ट को देख के अंदर जाता है, शॉप में जाता है और वो शॉपकीपर को ऑफ़र करता है कि मुझे ये चीज़ आप इतने में दो। अगर शॉपकीपर वहाँ पे रिफ्यूज़ करेगा टू सेल दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्राइस, तो हम शॉपकीपर को जो है या जो मतलब स्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो रीज़न उसका ये है कि वहाँ पे जो शॉपकीपर जो वहाँ पे मतलब जो प्राइस लिस्ट लगाता है, दैट इज़ जस्ट टू रिसीव एन ऑफर। इट इज़ नॉट टू शो कि इट इज़ नॉट टू मेक एन ऑफर, बट एन इन्विटेशन टू ऑफर इन ऑर्डर टू रिसीव एन ऑफर। सो एक शॉपकीपर अगर रिफ्यूज़ भी करेगा टू सेल दैट पर्टिकुलर आर्टिकल ऑन पर्टिकुलर प्राइस, उसको हम स्यू नहीं कर सकते हैं। सो हम ये भी कह सकते हैं कि इनविटेशन टू ऑफर जो है इट इज़ जस्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अनदर पर्सन टू रिसीव एन ऑफर। तो फिर जो पर्सन इनविटेशन टू ऑफर
के रिगार्डिंग जो एक्सटेंड ऑफर करता है उसको हम ऑफरर कहते हैं। और वाइल जो एक पर्सन है हु एक्सटेंड्स इनविटेशन टू ऑफर विल हैव टू बी द एक्सेप्टर ऑलवेज। जो इनविटेशन टू ऑफर दे देता है, फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर जो है जो प्राइस ऑफ गुड्स जो है वो सामने लगा देता है शॉप के सामने, तो वो इनविटेशन टू ऑफर देता है। अब जो पर्सन वो लिस्ट दे के अंदर शॉप के अंदर जाएगा और वो ऑफर करेगा, वो ऑफरर है। तो जो शॉपकीपर है क्योंकि वो इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है जस्ट टू रिसीव एन ऑफर, अब अगर उसको किसी ने ऑफर किया तो जो शॉपकीपर है जो इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है वो हमेशा जो है एक्सेप्टर ही होगा। तो इसके रिलेटेड एक लैंडमार्क केस लॉ है हार्वे वर्सेस फैसे। प्लेंटिफ जो है हार्वे वो ही वांट्स टू परचेज द बम्पर हॉल पेन एंड ही इंक्वायर्स अबाउट द सेम एज 900 पाउंड्स। तो फैसे की तरफ से वो क्लियर हो जाता है कि ये 900 पाउंड्स में है। The plaintiff communicated telegraphically to purchase it, but there was no reply from the defendant जो फैसे था। अब plaintiff यहाँ पे एक्शन करता है, अस्यू करता है plaintiff डिफेंडेंट को for the specific performance of the agreement, लेकिन यहाँ पे ये it was held by the court that it is not maintainable because on the ground that informing the price of an article telegraphically is not an offer but just the invitation to offer, and अगर वो defendant ने refuse किया है to sell he cannot be sued, and same the जो action किया गया था from the plaintiff side that was not held maintainable। और essential element है valid offer का वो है कि it is must that the offer must be communicated to the offeree। An offer is valid only if it is communicated to the offeree and if it is expressed to the offeree। the communication जो यहाँ पे है वो कुछ भी हो सकता है, either by express or by impliedly, ये हम by words, by telegram और by messenger किसी भी वे, कोई भी वे या कोई भी मोड हम यूज़ कर सकते हैं, बट ऑफर जो है वो सिर्फ कम्युनिकेट हो जाना चाहिए टू द ऑफरी जो एक्सेप्टर होता है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है वो तभी कंप्लीट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, तब हम कह सकते हैं कि ये कम्युनिकेट हो गया किसको, ऑफरी को, देन दैट ऑफर बिकम्स वैलिड ऑफर। एक केस लॉ है इसमें लक्ष्मण वर्सेस गौरीदत्त। यहाँ पे ये है कि डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ जो उसका सर्वेंट होता है उसको भेज देता है कि आप मेरे नेफ्यू जो है वो मतलब मिसिंग होता है उसको ट्रेस आउट करके घर लाओ। तो लेकिन जब सर्वेंट घर से निकलता है जो ये इसका जो डिफेंडेंट होता है जो मास्टर होता है वो लेटर ऑन ये अनाउंस करता है कि मैं उस पर्सन को रिवॉर्ड दूंगा जो उसके मिसिंग नेफ्यू को ट्रेस आउट करे और उसके हैंड ओवर करे उसको। लेकिन यहाँ पे प्लेंटिफ जो है जो सर्वेंट होता है वही जो है डिफेंडेंट सॉरी इसके नेफ्यू को जो है वो ट्रेस आउट करके उसको घर लाता है और डिफेंडेंट के को हैंड ओवर कर देता है। तो लेकिन उसके बाद जो प्लेंटिफ है वो रिवार्ड क्लेम करता है तो ही सूज द डिफेंडेंट। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि जो सूट है इट्स नॉट मेंटेनेबल एंड प्लेंटिफ इज नॉट लायबल टू रिसीव द रिवार्ड बिकॉज जो ऑफर था वो प्लेंटिफ को नहीं किया गया था, वो लेटर ऑन पे बोला गया था जब प्लेंटिफ घर से निकल चुका था। तो ये रिवार्ड की जो बात हुई थी, जो रिवार्ड अनाउंस हुआ था वो कभी भी ऑफर जो प्लेंटिफ है उसके नॉलेज में नहीं आया था, तभी जो है वो सूट जो है वो मेंटेनेबल नहीं बोला गया कि इट इज़ नॉट मेंटेनेबल एंड प्लेंटिफ इज नॉट लायबल टू गेट द रिवार्ड। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट एन offer must come to the knowledge of the offeree, then we can say it's a valid offer, then we can claim any or we can what any action against the defendant।